नमस्कार साथियों, भारद्वाज क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं रमन भारद्वाज और आज हम बात करेंगे ऐसे मराठा योद्धाओं के बारे में जिनका नाम लेने से मुगल सैनिकों में एक दहशत का माहौल पैदा हो जाता था। मैं बात कर रहा हूं संताजी घोरपड़े और धन्नाजी जाधव के बारे में। एक मुगल इतिहासकार हुए हैं खफी खान, जिन्होंने यह लिखा है कि इस दक्कन के क्षेत्र में जब मुगल सैनिक अपने घोड़ों को पानी पिलाने के लिए ले जाते थे किसी नदी के किनारे, किसी तालाब या बावड़ी, तो कई बार ऐसा होता था कि जब घोड़े पानी नहीं पीते थे या पानी पीने में आनाकानी करते थे तो मुगल सैनिक आपस में बात किया करते थे कि कहीं हमारे घोड़ों ने संताजी घोरपड़े और धन्नाजी जाधव को तो नहीं देख लिया है जिसके कारण ये दहशत में आ गए हैं। आप विचार करो, बात बहुत गंभीर है कि वो मुगल इतिहासकार जो ज्यादातर मराठों के संबंध में नकारात्मक बातें लिखा करते थे, तो संताजी घोरपड़े और धन्नाजी जाधव में ऐसा कुछ ना कुछ तो रहा होगा जिसके कारण उस मुगल इतिहासकार को भी अपने शत्रु पक्ष की इस प्रकार से तारीफ करनी पड़ गई कि घोड़ों के माध्यम से एक उदाहरण देते हुए यह बात बतानी पड़ गई कि मुगल सैनिकों में किस प्रकार से एक दहशत रही होगी संताजी घोरपड़े और धन्नाजी जाधव के नाम से। एक और व्यक्ति थे, इटली के यात्री थे, भारत आए हुए थे, मुगल दरबार में भी रहे थे, निकोलो मनुची। इनकी किताब है मनुची की स्टोरिया दो मोगोर, और मनुची ये लिखते हैं अपनी किताब में कि संताजी घोरपड़े जो मराठों के सर सेनापति थे, 7वें नंबर के, मतलब इनके कमांडर थे, इतनी तेजी से अटैक किया करते थे जिस प्रकार से बिजली होती है ना, बिजली की तेजी से कि गए शत्रु को संभलने का मौका भी नहीं मिलता था और अटैक करके लौट आते थे। तो हम बात करेंगे संताजी घोरपड़े और धन्नाजी जाधव के बारे में। संताजी घोरपड़े जिन्होंने बहुत सारे सैन्य अभियान चलाए, औरंगजेब के बिल्कुल शयन कक्ष तक पहुंच गए थे। इसके अलावा उस दक्कन के क्षेत्र में मुगलों के जो 12 बड़े बड़े जो कमांडर थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया था। छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या का बदला लेने के लिए मुकर्रब खां पर अटैक किया गया था। जुल्फिकार खां को अपनी जान बचाकर और जिंजी के फोर्ट से भागना पड़ा था। कासिम खां और हिम्मत खां की हालत खराब कर दी थी। कासिम खां को आत्महत्या करनी पड़ गई थी, हिम्मत खां को सरेंडर करना पड़ गया था और मुगलों की यह हालत कर दी गई थी डोडेरी के युद्ध में कि 3 दिन तक फंसे होने के कारण उनको केवल पानी पीकर जिंदा रहना पड़ रहा था। लेकिन फिर भी इस मराठा कमांडर की लास्ट में अपने ही लोगों के साथ में इस प्रकार से विश्वासघात किया गया कि अपने ही लोगों के विश्वासघात के कारण इस मराठा कमांडर की इस प्रकार से हत्या कर दी गई। शुरू करते हैं और हम विषय को शुरू करेंगे 1689 की घटना से। आप सभी जानते हैं कि जब औरंगजेब के द्वारा अटैक किया गया था तो छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ लिया गया था 1689 में। मुकर्रब खां जो मुगल सेनापति था उसके द्वारा छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ लिया गया था। एक जगह आती है संगमपुर, उस संगमपुर से उनको अरेस्ट किया गया था। और फिर आगे आप ये जानते हैं कि छत्रपति संभाजी की किस निर्ममता पूर्वक हत्या की गई थी। उनको मौत के घाट उतारने से पहले एक एक करके औरंगजेब के आदेश पर उनके नाखूनों को उखाड़ा गया, एक एक करके उंगलियों को काटा गया, गर्म सलाखों को उनकी आंखों में डाला गया, सांकड़ को जीभ में डालकर जीभ को खींचा गया पूरी ताकत से, उसके बाद उस जीभ को काटा गया और फिर इन सब के बाद प्रताड़ना देते हुए खाल को उतारा गया, नमक को रगड़ा गया, फिर गर्दन को काटा गया और उसके बाद सिर में भूसा भरा गया और शरीर के टुकड़े 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 करके और नदी के किनारे फेंक दिया गया। मतलब निर्ममता पूर्वक हत्या प्लस उस शव का भी अपमान। मुकर्रब खां ने अरेस्ट किया था। मुकर्रब खां से औरंगजेब बड़ा प्रसन्न था और मुकर्रब खां को 50,000 रुपए की राशि दी गई उपहार के तौर पर। उस समय यह बहुत बड़ी रकम होती थी, आज के करोड़ों रुपए से भी ज्यादा, मतलब करोड़ों रुपए के बराबर। शाही पोशाकें दी गई, 7,000 घुड़सवार की मनसबदारी दी गई थी मुकर्रब खां को। मनसबदारी एक सैनिक रैंक हुआ करती थी, सामान्यतः 3,000, 4,000, 5,000, 7,000 की मनसबदारी का मतलब होता था एक बहुत उच्च सैनिक रैंक। तो मुकर्रब खां का औरंगजेब की नजरों में क्या कद रहा होगा छत्रपति संभाजी को अरेस्ट करने के कारण, ये इन बातों से आप समझ सकते हैं। ये सारे उपहार तो दिए ही गए थे, इसके अलावा एक सर्वोच्च उपाधि भी दी गई थी मुकर्रब खान को, खान ए जमा बहादुर फतेह जंग, जो सर्वोच्च उपाधि होती थी। तो अब इस मुकर्रब खां पर भी अटैक करना था। लेकिन उससे पहले एक सवाल कि संताजी घोरपड़े जो हैं ये मराठों की भोसले शाखा से रिलेटेड थे। मराठों की अलग अलग शाखाएं थी ना, भोसले हो गए, गायकवाड़ हो गए, होलकर हो गए, सिंधिया हो गए, अलग अलग शाखाएं थी। तो संताजी घोरपड़े जो हैं ये भोसले शाखा से रिलेटेड थे। फिर ये घोरपड़े टाइटल कहां से आ गया? तो इसके संबंध में
एक बड़ी छिपकली की तरफ हमको चलना पड़ेगा जिसको घोरपड़ कहा जाता है। राजस्थान वाले जानते हैं कि ये जो एक छिपकली होती है जिसको मॉन्स्टर लिजार्ड कहा जाता है, मॉन्स्टर यानी बहुत बड़ी ये, और लिजार्ड यानी कि छिपकली। राजस्थान में इसको घ्योरा कहा जाता है, कई जगह इसको गोह कहा जाता है, और मराठी में इसको, जो मराठी लोग हैं वो इसको कहते हैं घोरपड़, घोरपड़। अब जैसा सोर्सेज में लिखा हुआ है, जैसा मराठी लोग बताते हैं, जैसा लोक मान्यताओं में, जैसा किंवदंतियों में है, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है शायद कुछ व्यूअर्स मेरी बात पर विश्वास करें, हो सकता है कुछ व्यूअर्स शायद मेरी बात पर विश्वास ना करें, लेकिन जैसा मराठी लोग जो मानते हैं, जैसा किंवदंती है, जैसा कुछ सोर्सेज में लिखा भी गया है कि संताजी घोरपड़े के जो पूर्वज थे, उन्हीं पूर्वजों में से कोई एक, जिनको एक किले को जीतना था। किला मतलब गढ़। अब वो गढ़ ऊंची चट्टान पर बना हुआ था, उस चट्टान तक पहुंचने का कोई सरल रास्ता उपलब्ध नहीं था, तो इसीलिए एक योजना बनाई गई। क्या? कि एक घोरपड़ को लिया जाएगा, मतलब इस गोह को या घ्योरे को या इस मॉन्स्टर लिजार्ड को, और इस मॉन्स्टर लिजार्ड को लेकर इस पर एक रस्सी बांधी गई, इसको ऊपर की तरफ फेंका गया। ऊपर कहीं चट्टान में कोई दरार रही होगी, वहां पर इसने अपनी ग्रिप बना ली। इसके वैसे पंजे इसी प्रकार से होते हैं कि अगर ये एक बार ग्रिप बना लेता है ना, तो आप कितना ही खींच लो, वो ग्रिप छूटती नहीं है। जब इसने ग्रिप बना ली तो इससे रस्सी बंधी हुई थी नीचे, उस रस्सी को पकड़कर ये सभी सैनिक उस ऊंची चट्टान पर पहुंचे, उस किले पर अटैक किया गया और उस किले को जीत लिया गया। इसी के कारण संताजी घोरपड़े के वो जो पूर्वज थे, उनको एक टाइटल दिया गया घोरपड़ के कारण घोरपड़े। और आगे चलकर इनके जो पिता थे संताजी घोरपड़े के, मालोजी घोरपड़े, फिर इनके पुत्र संताजी घोरपड़े, संताजी घोरपड़े के भाई बहिरजी घोरपड़े, तो एक घोरपड़े का टाइटल इनको इस प्रकार से मिला। अब सबसे पहले हम वो अटैक लेते हैं संताजी घोरपड़े का, जिसमें मुगलों की यह हालत हो गई थी कि तीन चार दिन तक केवल पानी पीकर गुजारा करना पड़ रहा था, और यह हालत हो गई थी कि उन मुगल सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा, और लाखों रुपए लेने के बाद, बॉन्ड साइन कराने के बाद फिर उनको छोड़ा गया। सुनना बात को आप थोड़ा सा। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद अगले जो छत्रपति बने थे वो थे संभाजी, और छत्रपति संभाजी कब तक रहे? 1689 तक। संभाजी की जब हत्या कर दी जाती है तो संभाजी के बाद अगले जो छत्रपति बने थे वो थे राजाराम फर्स्ट। राजाराम फर्स्ट भी छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे, और संभाजी भी छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। राजाराम फर्स्ट जो है ये 1689 से और 1700 ईस्वी तक छत्रपति रहे थे। ये जो राजाराम है ये जिंजी के फोर्ट में थे। अब परिस्थितियां थोड़ी सी अस्थिर थी, मुगलों के द्वारा लगातार अटैक किया जा रहा था इस पूरे दक्कन के क्षेत्र में, भले ही कर्नाटक वाला क्षेत्र हो या इसके अलावा नीचे तमिलनाडु का क्षेत्र हो। इस मैप से अगर आप देखोगे तो थोड़ा आपको और अच्छा समझ में आएगा। ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में मुगलों के द्वारा लगातार अटैक किए जा रहे थे। राजाराम फर्स्ट जो है वो इस समय बैठे हुए थे तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक किला आता है जिंजी का किला। ये वाली जो आप इमेज दिख रहे हैं, ये वाली है जिंजी के फोर्ट की, ये वहां पर, ये वाला, ये जिंजी का किला। तो अब सुनना आप सारी चीजों को, कुछ एक लोकेशन को आप ध्यान रखना। ये तो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक किले को आप ध्यान रखना, जिंजी। इस जिंजी के किले में कौन बैठे हुए हैं? राजाराम फर्स्ट। राजाराम फर्स्ट ने इसको बनाया हुआ है अपनी राजधानी। इनको मुगलों ने घेर रखा है। एक मुगल कमांडर है जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां के द्वारा इस जिंजी के किले को घेरा, मतलब घेरा हुआ है यहां पर अटैक करने के लिए। लेकिन जुल्फिकार खां अकेला पड़ गया और कमजोर पड़ गया। कैसे? कि यहां पर जो मराठों के सेनापति हैं संताजी घोरपड़े, उनके जो सहयोगी हैं धन्नाजी जादव, इनके नेतृत्व में मराठों ने इन मुगल कमांडर की हालत खराब कर रखी है। इनकी जो सप्लाई चेन है ना, खाने भोजन की जो सप्लाई चेन है, उसको डिस्कनेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा अगर ऊपर से कोई हेल्प इनको मिलने की पॉसिबिलिटी है तो उस सप्लाई चेन को भी बार बार ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि बार बार ये अटैक कर रहे हैं एक युद्ध पद्धति से, जिसको गुरिल्ला युद्ध पद्धति या मराठी लोग उसको गनीमी कावा कहते हैं, मैं अभी बात करूंगा। तो उसके कारण जुल्फिकार खां यहां पर अकेला कमजोर पड़ा हुआ है। औरंगजेब के द्वारा यह तय किया गया कि अपन एक काम करते हैं, उस जुल्फिकार खां की हेल्प के लिए कुछ मुगल कमांडर में और भेज देता हूं। उसने एक तो भेजा कासिम खां को, और कासिम खां के अलावा भेजा हिम्मत खां को कि तुम जाओ और संताजी घोरपड़े, धन्नाजी जादव जो हैं, इनको घेर कर और पीस कर इनको मार देना। एक तरफ से तुम घेर लेना, एक तरफ से तुम घेर लेना, और इन दोनों को घेर कर जो है वो मौत के घाट उतार देना। जब तुम इनको मौत के घाट उतारोगे तो वो जुल्फिकार खां जो वहां पर अकेला पड़ा हुआ है वो वहां पर वापस ताकतवर हो जाएगा और जिंजी के किले को आसानी से वो जीत लेगा। अब ये कर्नाटक का जो क्षेत्र है, इसमें आप दो चीजें ध्यान रखना। एक तो चल्लाकेरे कहां आता है? कर्नाटक में। एक आता है डोडेरी, ये डोडेरी, ये भी कहां पर आता है? कर्नाटक में। तो ये जो कासिम खां है ये चल्लाकेरे में आया, और
जैसा मुगलों की जो व्यवस्था थी केंद्रीयकृत हुआ करती थी, सेंटर में पावर हुआ करती थी। सेना जो है इनकी बहुत बड़ी हुआ करती थी। सेना में भी इनके पास में जो स्टाफ होता था वो सपोर्टिंग स्टाफ बहुत ज्यादा हुआ करता था। दरअसल समझना, मैं वापस आता हूं इस विषय पर, दो एक चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान देना, चीजें क्या थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आएगी कि आखिर यहां पर छत्रपति संभाजी की हत्या करने के बाद मुगलों की यहां पर बहुत बड़ी बड़ी फौज थी, 60,000 की, 70,000 की, 90,000 की। उसके बावजूद जब मराठे अटैक करते थे तो इनकी फौज कितनी, 20,000, 25,000 की। उसके बावजूद मुगल सैनिकों में अगर दहशत का माहौल था, और जैसा खफी खान लिखता है इनके बारे में, तो आखिर मराठों के द्वारा वो कौन सी किस प्रकार की युद्ध पद्धति अपनाई जाती थी जिसके कारण ये इतने स्ट्रेटेजिकली सफल हुआ करते थे। तो एक युद्ध पद्धति है गुरिल्ला युद्ध पद्धति, कि छुपकर अचानक से हमला करो, शत्रु को संभलने का मौका मत दो और तुरंत वापसी कर लो। इसी को मराठी लोग कहते हैं गनिमी कावा। दोनों की अगर आप तुलना करें तो इनकी जो गतिशीलता है ना वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी। मुगलों को आप देखो, मुगलों की फौज कैसी होती थी, बहुत बड़ी होती थी। उनके पास जो हथियार वगैरह हुआ करते थे भारी भरकम हुआ करते थे। इसके अलावा सैनिकों के अतिरिक्त और भी सपोर्टिंग स्टाफ हुआ करते थे। खाना बनाने वाले बहुत सारे लोग साथ में चलते थे, उनकी सेवा पानी करने वाले बहुत सारे लोग साथ में चलते थे, तंबू गाड़ने वाले और व्यवस्थाएं करने वाले बहुत सारे लोग, जिसको सपोर्टिंग स्टाफ हम बोलते हैं। तो इतनी बहुत सारी भीड़ को उनको साथ में लेकर चलना पड़ता था, इसी के कारण उनकी फौज बड़ी हो जाया करती थी। दूसरी तरफ अगर हम मराठों की बात करें तो मराठों के पास में इस प्रकार का सपोर्टिंग स्टाफ ये लेकर नहीं चलते थे। भोजन के लिए बावर्चियों की आवश्यकता नहीं है, सूखी रोटी रखा करते थे, रोटी जिसको भाकरी बोलते हैं। इसके अलावा प्याज, कि भोजन आपको भूख लग रही है, घोड़े पे चलते चलते प्याज फोड़ी और सूखी रोटी के साथ में आपने खा लिया। कहीं पर आपको विश्राम करना है तो भाले को गाड़ा, कंबल को उससे लटकाया, कंबल वगैरह कंबल साथ लेकर चलते थे, सूखी रोटी और प्याज, उस कंबल को टाका। और सोते वक्त भी मराठा सैनिक जो है वो नंगी तलवार को अपने हाथ में लेकर और फिर सोया करता था। मतलब वो जब जगा हुआ रहता था तब तो युद्ध के लिए तैयार रहता ही रहता था, और इसके अलावा जब वो सो जाता था उसके बाद भी वो युद्ध के लिए तैयार रहता था कि तलवार अगर हाथ में है और अचानक से कोई हमला हो गया या अचानक से आपको अटैक करना है किसी पर, तो आपको ज्यादा तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, आप तुरंत खड़े हो और युद्ध के लिए आप चल दो। तो इसीलिए मराठे ज्यादा सफल हुआ करते थे। और वो लिखता ही है ना निकोलो मनुची अपनी किताब में हिस्टोरिया दोमोगोर में, कि ये बिजली की तेजी के साथ में अटैक किया करते थे। उस पूरे क्षेत्र से परिचित थे, सेना भी छोटी, तुलनात्मक रूप से छोटी हुआ करती थी, फिर युद्ध पद्धति ऐसी हुआ करती थी जिसके कारण इनकी जो गतिशीलता है वो बहुत जबरदस्त हुआ करती थी और पॉजिटिव रिजल्ट दिया करती थी। वापस विषय पर आ जाओ। हम बात कर रहे थे यहां पर कि इस कर्नाटक के क्षेत्र में एक तो कौन सी जगह चल्लाकेरे, एक कौन सी जगह डोडेरी। तो औरंगजेब ने एक तो भेजा कासिम खां को कि कासिम खां, हिम्मत खां, तुम जाओ और ये जो संताजी घोरपड़े, धन्नाजी जादव हैं, इनको घेर कर और इनको पीस कर तुम मार दो। जुल्फिकार जो है वो वहां पर मजबूत हो जाएगा और जिंजी के किले को जीत लेगा। लेकिन वही बात है कि प्रणाली इनकी केंद्रीयकृत है, थोड़ा सुस्त भी है, इसके अलावा अहंकार भी हुआ करता था जो मुगल कमांडर थे उनमें। चल्लाकेरे में इसने एक योजना बनाई, बोले अपने तो शाही दावत उड़ाओ और शाही भोज की तैयारी की। इसने बावर्ची बुलाए, कहां से, हैदराबाद से। बोले हैदराबाद से शाही बावर्ची बुलाओ, बोले युद्ध तो लड़ते रहेंगे, पहले भोजन वोजन तो करें। शाही भोजन मतलब पार्टी, आज की भाषा में बोलो तो पार्टी, शानदार अपन पार्टी करेंगे। मराठे तैयार बैठे थे कि तुम वहां पर शाही भोज उड़ाओगे और हम सुबह 4, 4:30 बजे तुम पर अटैक कर देंगे। क्योंकि यह समय ऐसा होता है जब व्यक्ति को कितना ही वो प्रयास कर ले, एक बार तो झपकी आती है, आलस तो आता ही आता है। तो इस चल्लाकेरे में जो कहां पर है, कर्नाटक में है, सुबह 4, 4:30 बजे संताजी घोरपड़े, धन्नाजी जादव के द्वारा अचानक से अटैक किया गया। ये जो कासिम खां है 60,000 की फौज लेकर बैठा हुआ था। कितने, 60,000 की फौज लेकर बैठा हुआ था। इस पर अटैक किया, सैनिक संभलते उससे पहले तो बहुत सारे सैनिकों को मार दिया गया। इनका जो खजाना था उस खजाने को लूट लिया गया, क्योंकि पैसे की आवश्यकता होती थी, बिना पैसे के युद्ध नहीं लड़ सकते। फिर जो हथियार थे, इन्हीं के हथियारों को लूट लिया गया। बहुत सारे हथियार ऐसे थे जो भारी भरकम थे, जिनको नहीं लूटा जा सकता था, साथ नहीं ले जाया जा सकता था, उनको आग के हवाले कर दिया गया कि अगर ये हमारा पीछा भी करें तो इनके पास में वो हथियार ना हो, बल्कि हमको एडवांटेज हो जाए। अब जब ये यहां पर हमला किया, कासिम खां सोया हुआ था, चीख पुकार मची, कासिम खां तक मैसेज पहुंचाया गया, कासिम खां आग बबूला हो गया और उसने आदेश दिया कि मराठों पर अटैक करो। अब यहां पर मराठों ने डरकर भागने का नाटक किया कि डरकर भागेंगे, और चल्लाकेरे से, और कहां पर भागे, डोडेरी की तरफ भागे। चल्लाकेरे भी यहां पर, डोडेरी भी यहां पर, और डरकर भागने का नाटक किया। इनको जाना था डोडेरी के पास में। डोडेरी के पास में एक स्थान इन्होंने सेलेक्ट कर रखा था, जिस स्थान की ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी थी वहां पर इन मुगलों को घेर कर मारा जा सकता था। उस स्थान पर ये पहुंचे, क्योंकि ये भाग रहे हैं, मुगलों को क्या लगा ये डरकर भाग रहे हैं। जैसे ही उस स्थान पर पहुंचे, मुगलों को घेर लिया गया और घेर कर ताबड़तोड़ इन पर अटैक किए गए। और जैसा सोर्स ये कहते हैं कि 1/3 इनके सैनिक मार दिए गए। अब 60,000 का अगर आप 1/3 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 20,000। 20,000 सैनिक मार दिए गए। लगभग 12 से 14 दिनों तक इनकी घेराबंदी करके रखी गई। स्थिति यह हो गई कि इनकी जो
सप्लाई चेन थी भोजन की वो डिस्कनेक्ट हो गई, सैनिक भूखे मरने लग गए और उनको 3 से 4 दिनों तक, जैसा सोर्स बताते हैं, केवल पानी पी पी कर अपनी जान बचानी पड़ी। और ये जो कासिम खां है, कासिम खां के बारे में लिखा हुआ है कि इसकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। अब रहस्यमयी परिस्थितियां यानी मतलब कुछ जगह बताया गया है कि इसने आत्महत्या कर ली। अब ये जो था हिम्मत खां, इसके पास में कोई चारा बचा नहीं और हिम्मत खां ने कर दिया सरेंडर। जब इसने सरेंडर किया तो इनकी जान बख्शने के बदले में कि तुमको जिंदा छोड़ दिया जाएगा, मोटी रकम मराठों के द्वारा ली गई और इसके अलावा सैनिकों से, जो इनका जो कमांडर था उससे बॉन्ड साइन कराया गया और उसके लिए अलग से पैसा लिया गया। यह इतना जबरदस्त हमला था जिसके कारण मुगलों को यहां इतनी बड़ी क्षति हुई कि अब ये जो जुल्फिकार खां है, जो इस प्रतीक्षा में बैठा हुआ था कि यहां से मेरे को थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, अब ये अकेला पड़ गया। अब ये गिर गया, ये भी गिरा पड़ा है। इसकी जो भोजन की सप्लाई चेन है वो डिस्कनेक्ट हो चुकी है, टूट चुकी है, इनकी भी हालत खराब हो रही है। लेकिन राजाराम फर्स्ट जो है ये थोड़े से सॉफ्ट स्वभाव के थे और इन्होंने जाने की आज्ञा दे दी, बोले चल ठीक है तू चला जा। इसको यहां से जिंदा निकलने दिया। इसको यहां से जब जिंदा निकलने दिया तो उसके कारण संताजी घोरपड़े नाराज हुए, बहुत क्रोधित हुए और भरे दरबार में छत्रपति राजाराम फर्स्ट को उन्होंने 2-4 बातें सुना दी। 2-4 बातें सुनाई तो अब राजा के खिलाफ बोलना तो राजद्रोह, उनको सर सेनापति की पोस्ट से हटा दिया गया और उसकी जगह उनको धन्नाजी जादव जो हैं उनको सर सेनापति बना दिया गया। अब देखो, शुरू में ये जो दोनों थे, संताजी घोरपड़े, धन्नाजी जादव, क्या तो एक थे? हालांकि एक व्यक्ति थे जो इनको एकजुट रखने में बहुत हेल्प कर रहे थे। वो ये जानते थे कि अगर ये कमजोर अलग अलग होंगे तो मराठे कमजोर हो जाएंगे, इसलिए इनको एक रखा जाए। अब जब उनकी डेथ हो गई, उनका नाम मेरे दिमाग से अभी थोड़ा मिस हो रहा है, उनकी डेथ हो गई तो इनमें 2 फाड़ होती चली गई और बहुत सारे जो मराठा सैनिक थे वो पहले से इनसे नाराज चल रहे थे संताजी घोरपड़े से। देखो संताजी घोरपड़े आपको मैं दिखाऊं, वैसे तो बीच बीच में मैंने स्लाइड लगा दी होगी संताजी घोरपड़े की। ये संताजी घोरपड़े जो इमेज मेरे को गूगल पर उपलब्ध हुई उसके हिसाब से, संताजी घोरपड़े सेना में अनुशासन को बहुत सख्ती से लागू किया करते थे। इसीलिए अगर कोई सैनिक अनुशासनहीनता करता तो बहुत कड़ा दंड दिया करते थे, जिसमें किसी को कोड़े मारना हो या अगर कोई बड़ा अपराध कर दिया तो हाथी के पैरों तले भी कुचलवा दिया जाते थे। इसी के कारण बहुत सारे जो सैनिक थे वो संताजी घोरपड़े से नाराज थे। अब जब संताजी और धन्नाजी में 2 फाड़ हो गई तो बहुत सारे जो सैनिक हैं उन्होंने संताजी को छोड़कर और धन्नाजी वाला जो गुट है उसको ज्वाइन कर लिया। अब इनकी पोस्ट भी जा चुकी थी। इसके अलावा जो इनके सैनिक थे वो बहुत सारे सैनिक भी इनको छोड़कर धन्नाजी जादव के पास में जा चुके थे। ये अलग थलग पड़ गए और अलग थलग पड़ने के बाद अब इनको दूसरी जगह पर जाना पड़ा। अब इनकी हत्या किस प्रकार से की गई उस विषय पर मैं आऊं तो उससे पहले इनके 1-2 सैन्य अभियान और बता देता हूं। उस मुकर्रब खां पर भी इन्होंने अटैक किया था, जिन्होंने संभाजी महाराज को पकड़ा था और औरंगजेब के शयन कक्ष तक पहुंच गए थे। बस ये उस दिन संयोग रहा कि औरंगजेब वहां पर था नहीं तो औरंगजेब को उसी दिन 1690 में मौत के घाट उतार दिया जाता। पहले मुकर्रब खां के पास मैं आपको लेकर चलता हूं। बात है 1689 की। कब की बात है? 1689 की। महाराष्ट्र में एक गढ़ आता है, एक किला आता है पनहाला। उस पनहाला के गढ़ में ये मुकर्रब खां था। योजना बनाई गई, बोले मुकर्रब खां पर अटैक किया जाएगा और 1689 में इस पर अटैक किया गया पनहाला के किले पर और ऐसी हालत कर दी गई कि इसका जो खजाना था उस पर दावा बोला गया, उसको लिया गया। इसके जो हाथी घोड़े थे वो ले लिए गए थे और इसकी सेना का बहुत बड़ा भाग खत्म कर दिया गया था। एक प्रकार से इसको अपंग या अपाहिज बना दिया गया। अगले ही वर्ष 1690 में मराठों को यह जानकारी मिली कि औरंगजेब जो है वो एक मार्ग पर उसका कैंप लगा हुआ है, कोरेगांव तुलापुर मार्ग। एक सोर्स तो यह कहता है कि कोरेगांव तुलापुर मार्ग पर वो कैंप लगा हुआ है। एक सोर्स ये कहता है कि बहादुरगढ़ और अहमदनगर का जो मार्ग है वहां पर ये कैंप लगा हुआ है। तो जहां पर भी उसका ये कैंप लगा हुआ था, दोनों में से औरंगजेब के साथ में 90,000 सैनिक थे। ये एक इमेज, कितने सैनिक थे? 90,000। और उन 90,000 सैनिकों से घिरे हुए उस औरंगजेब की उस व्यवस्था में उसका एक शयन कक्ष था, आलीशान शयन कक्ष हुआ करता था। सोने के कुछ गुंबद वगैरह, कलश वगैरह भी लगाए जाते थे। संताजी घोरपड़े और धन्नाजी जादव ने योजना बनाई कि औरंगजेब पर अटैक किया जाएगा और सल्टा दिया जाएगा, मौत के घाट उतारा जाएगा। लेकिन चुनौती यह थी कि उन 90,000 मुगलों को क्रॉस करते हुए, पार करते हुए औरंगजेब के उस शयन कक्ष तक पहुंचा कैसे जाए, यह सबसे बड़ी चुनौती है। तो कुछ मराठे सैनिक ऐसे होते थे जो मुगलों की सेवा भी दिया करते थे और उनकी ड्रेस अलग हुआ करती थी। तो संताजी घोरपड़े, इनके भाई बहिरजी घोरपड़े और 1-2 कमांडर और जो थे, उन्होंने योजना बनाई कि अपन छद्म वेश धारण करेंगे, मतलब उस प्रकार के कपड़े पहनेंगे जिस प्रकार के कपड़े वो मराठा सैनिक पहनते हैं जो मुगलों की सेवा देते हैं। और छद्म वेश धारण करके ये मुगलों की सेना में दाखिल हो गए, प्रवेश कर लिया और औरंगजेब के उस शयन कक्ष तक पहुंच गए। लेकिन कंडीशन ये बनी व्हाट इफ की कि औरंगजेब उस दिन था नहीं। कुछ सोर्स ये कहते हैं कि साहब अपने हरम में था, कुछ सोर्स ये कहते हैं कि नहीं वो बाहर कहीं और किसी काम से गया हुआ था। खैर रस्सियां काट दी गई, उस शयन कक्ष को ढहा दिया गया,
वो जो सोने के कलश थे उन कलश को उतार लिया गया और उन कलश को ले जाकर और छत्रपति राजाराम फर्स्ट को भेंट दे दिया गया, उपहार स्वरूप दे दिया गया। यह एक बहुत बड़ी बात थी कि मात्र कुछ मराठा सैनिकों के द्वारा उस 90,000 मुगलों की फौज को चीरते हुए औरंगजेब के उस शयन कक्ष तक पहुंचना, उसके तंबू को खत्म कर देना, सोने के कलश को उतारकर वहां से ले जाना और 90,000 सैनिकों के बीच में से वापस सुरक्षित फिर से लौटकर आ जाना औरंगजेब के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। प्राण इसलिए बच गए कि औरंगजेब उस दिन वहां पर उपस्थित था नहीं। शायद गुप्तचर व्यवस्था में कोई कमी रह गई होगी कि प्रॉपर इनको जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। खैर, अब हम एक बार बात करते हैं कि संताजी घोरपड़े, जिनका नाम लेने से मुगल थरथर कांपा करते थे, आखिर अपने ही लोगों के उस विश्वासघात के कारण किस प्रकार से धोखे से उनकी हत्या कर दी गई। संताजी घोरपड़े जो हैं, ये सुबह सुबह भगवान शिव की पूजा किया करते थे। नदी में स्नान करने के बाद भगवान शिव की पूजा किया करते थे और उस समय बिल्कुल निहत्थे होते थे, मतलब इनके पास में कोई हथियार नहीं होता था। अब जब मराठा दरबार में दो फाड़ हो चुकी है, इनको सरसेनापति की पोस्ट से हटाया जा चुका है, तो ये वहां से निकलकर और एक क्षेत्र में गए, महासवाड़ा के क्षेत्र में। देखो मैं दिखाऊं आपको, ध्यान दो, एक क्षेत्र था महासवाड़ा और उस महासवाड़ा क्षेत्र के एक मराठा सरदार थे जिनका नाम था नागोजी माने। नागोजी माने, नागोजी माने जो मुगलों से मिल गए थे। नागोजी माने की एक पत्नी थी राधाबाई, ये राधाबाई, और राधाबाई के एक भाई थे अमृतराव निंबालकर। हुआ क्या था कि एक बार पहले संताजी घोरपड़े के द्वारा राधाबाई के जो भाई थे अमृतराव निंबालकर, उनकी हत्या करवा दी गई थी। इसी के कारण राधाबाई के मन में संताजी घोरपड़े से अपने भाई की हत्या का बदला लेने का प्रतिशोध था कि हत्या का बदला तो लेना है। अपने पति को भी कहा, नागोजी माने को, कि संताजी घोरपड़े को मौत के घाट उतार देना। दूसरा, इन्होंने जब मुगलों को भी ज्वाइन कर लिया था तो अब मुगलों की तरफ से भी यह प्रेशर था और दूसरा इनाम लेने का लालच भी था कि संताजी घोरपड़े को मौत के घाट उतार दिया जाए। संताजी घोरपड़े जब इस महासवाड़ा के क्षेत्र में गए, करखेल के जंगलों में गए, उनका ये पीछा करते रहे। हालांकि कुछ जगह पढ़ने को मिलता है कि संताजी घोरपड़े ने इनके यहां पर भोजन भी किया। भोजन करने का मतलब यह था कि आपसे मनमुटाव खत्म हो गया है, उस दुश्मनी को बुला दिया गया है। लेकिन फिर भी जैसा सोर्स बताते हैं कि ये उनका पीछा करते रहे और इस अवसर की तलाश में कि सुबह जब ये भगवान शिव की एक तो इनकी स्थिति का पता हो और सुबह के समय की प्रतीक्षा हो, तो इनकी स्थिति का पता रखा संताजी घोरपड़े की कि वो कब कहां पर है, और सुबह के समय की प्रतीक्षा की कि सुबह सुबह जब वो निहत्थे होकर भगवान शिव की पूजा करने के लिए जाते थे तो उसी समय धोखे से और उनका सिर काट दिया। उनका सिर बाद में हाथ लगा मुगल कमांडर फिरोज जंग के हाथों में। फिरोज जंग ने औरंगजेब को खुश करने के लिए संताजी घोरपड़े के सिर को औरंगजेब के पास में भेज दिया। संताजी घोरपड़े के सिर को भाले की नोक में रोप कर और फिर पूरे नगर में घुमाया गया, मुगल सैनिकों को यह मैसेज देने के लिए कि देखो, जिस व्यक्ति से तुम डरा करते थे आज हमने उसको पकड़ लिया है और उसको मारकर उसी के सिर को यहां पर घुमाया जा रहा है। तो बड़ी विडंबना है कि जिस संताजी घोरपड़े के नाम से वो मुगल सैनिक कांपा करते थे, अपने ही लोगों के विश्वासघात के कारण उस व्यक्ति का अंत इस प्रकार से हो गया। खैर, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।